हरिओम बालक भगवान, हरिओम। हाउ आर यू गाइज? आई होप यू आर फाइन देयर एंड विशिंग द सेम फॉर मी। आ जाओ, आज फ्राइडे है। मैंने रूटीन बताया था आप लोगों को, मंडे एंड वेंसडे ग्रामर का क्लास होगा, फ्राइडे लिटरेचर का। तो विद्यार्थी जी महाराज, लिसन टू मी पेशेंसली, ध्यान से सुनिएगा। निशांत, परसों जो क्लास मैंने लिया था उसमें बड़ा अच्छा कमेंट आया है। इंग्लिश एडुकेटर जी ने बड़ा अच्छा लिखा है। वर्षा अच्छा लगा, कुछ पुराने स्टूडेंट्स भी क्लास कर रहे हैं। बहुत सुंदर कमेंट उसने करा है। वर्षा वही है जिस बैच की दो बच्चियां, एक ने 96% मार्क्स हिस्सा लाया और वर्षा खुद ही 94% लाई है। तुम दोनों को मेनी कंग्रेचुलेशंस। ऐसे तो मैं बता चुका हूँ, मोर देन 300 स्टूडेंट्स दिस ईयर हैव ब्राउट ऑनर टू दिस इंस्टीट्यूशन। अनन्या भी रेगुलर पढ़ रही है, गॉड ब्लेस यू बेटा। सचिन वगैरह, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर हु आर मेकिंग सम पॉजिटिव कमेंट्स एंड इनकरेजिंग मी। इन फैक्ट दे आर गिविंग, वे मुझे बूस्टअप कर रहे हैं। अच्छी बात है। अच्छा, तो बालक भगवान आप लोग थोड़ा याद करो, छुट्टी के पहले मैं पोएट्री सेक्शन से आप लोगों को पढ़ा दिया था स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो, सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, ओड टू एटमन्स पढ़ाकर समाप्त करा था। अब आगे आज कविता है आप लोगों के लिए, एन एपिटफ। एपिटेफ भी लोग कहते हैं या एपिटाफ भी लोग बोलते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, थोड़ा रिवीजन कर लेना बेटा। मैं जब पोएट्री शुरू किया था तो आप लोगों को एक क्लास उसमें इंट्रोडक्शन का दिया था, पोएट्री कैसे आया, पोएम कहाँ से बना, क्या अर्थ, ये सारी चीज़ मैंने समझाई थी। उसका बड़ा सुंदर डिफिनेशन भी दिया था आप लोगों को। उसके बाद मैं आप लोगों को ये भी बताया था, याद करो, अभी दोहराओ, कपलेट दिमाग में आया? एस्टेंजा ऑफ या ए पोएम ऑफ 2 लाइन्स, टर्सेट था 3 लाइन्स, क्वाड्रेंस 4 लाइन्स, क्विंसेट, सेस्टेट, ऑक्टेव, सनेट। याद आ रहा है? चलो रिवीजन कर लेना, ये सारा चीज़ मैं बता चुका हूँ। इधर जितने चैप्टर्स मैं पढ़ाया था उसका सबका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करा दिया था, रिवीजन कर लेना। तो चलो, एन एपिटेफ हम लोगों को पढ़ना है। मैंने बोर्ड पर कुछ मीनिंग है उसको लिख रखा है। एपिटेफ का अर्थ होता है स्मरण लेख, यानी याद किसी का स्मरण में लिखी गई कुछ लेख, या इस कविता में, इसको ढंग से समझिए, समाधि, मकबरे के ऊपर जहाँ व्यक्ति को दफनाया जाता है वहाँ समाधि एक जनरली लोग बना देते हैं, खास करके क्रिश्चियन कम्युनिटी में। तो उस पर खुदा हुआ, खुदाई करके कुछ लिखा जाता है, उसका नाम, पता, जन्मदिन, माने कब जन्म हुआ, कब मृत्यु को प्राप्त हुए, वगैरह वगैरह, उसका वही अर्थ होता है। इधर आओ, कुछ मैंने सेंसिटिव कुछ इधर मैंने पोएम से रिलेटेड कुछ वर्ड्स मैंने लिख डाले हैं, बोर्ड पर देखते रहो आप। लाई, लाई का अर्थ होता है लेटना। लेकिन कविता, मैं पहले भी बताया हूं आप लोगों को, कविता में वर्ड्स के अर्थ जनरली बदल जाया करते हैं। लाई मीन्स लेटना होगा, लेकिन यहां इस कविता में इसका अर्थ होगा दफन होना। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी, इसका भी अर्थ मैंने लिखा है चंचल, माने जो चंचल हो कहीं भी, आप उसको मॉडर्न के अर्थ में ले सकते, जो मॉड हो, आधुनिक विचारधारा का हो,
मन चला, जिसको हम लोग जनरली कहते हैं कि जिधर मन हुआ उधर चल दिया, जनरली किसी का बात नहीं मानता है, एक सीमा में बंध कर नहीं रहता है। लेकिन कविता में इसका अर्थ है आदतन सर्वत्र घूमने वाली और साथ ही दयालु भी। वानिसेस अर्थ लिखा हुआ है गायब हो जाना, नष्ट हो जाना। उसके बाद हाँ, रेयर, रेयर मीन्स दुर्लभ, तो आप लोग खैर जानते होंगे, या विरल या अनुपम। क्रम्बल, क्रम्बल मीन्स होता है गिरना, लेकिन इस कविता में इसका अर्थ होगा मरना। अब इधर आ जाओ, सेंसिटिव, सेंसिटिव का अर्थ होता है, मैं लिख दे रहा हूं, दिल को छू लेने वाला, दिल को छू लेने वाला। कंसर्न तो जा रहे हैं, जो उससे जुड़ा हुआ हो। मेलानकोली, कॉम्पिटिटिव लेक्चर आप देखना, उसमें मेलानकोलिया मैंने लिखवाया है, देखना जरा सा, देखते नहीं ना हो। समस्या ये है, इतना अच्छा अच्छा कॉम्पिटिटिव लेक्चर, इतना बढ़िया मैंने बताया है, उसमें 4 कॉम्पिटिटिव लेक्चर है जी, उसको देखना चाहिए। फिलहाल मेलानकोलिया का अर्थ होता है उदासी, गहरी उदासी जिसको हम लोग कहते हैं, मेलानकोली का। अरे यार, इविंसिंग का अर्थ लिखा हुआ प्रदर्शित करना। अब आओ कविता को हम लोग पढ़ते हैं। पहले कवि का परिचय समझा देता हूं आप लोगों को। इसके बाद वाले फ्राइडे से जब बैठना, फ्राइडे से जब बैठना क्लास करने 10 बजे के आसपास आप लोगों को वीडियो मिल जाएगा, तो किताब लेकर बैठना, रेनबो पार्ट 2, तब अच्छे से समझोगे। वाल्टर डीला मारे या वाल्टर डीला मेयर, आप जो कहो, इन्होंने इस कविता को लिखा है। इनका जन्म हुआ 1873 में और मृत्यु हुई 1956 में, याद रखिए। डीला मेयर का जन्म 1873 में, मृत्यु 1956 में। वाल्टर डीला मेयर, इसमें तो नहीं लिखा है, मैं आप लोगों को बता दे रहा हूं। वाल्टर डीला मेयर का पेट नेम था जैक, अपने आप को वो घर में जैक कहना पसंद करते थे, उपनाम हो गया इनका। इनके पिताजी का नाम था एडवर्ड डीला मेयर। इसमें ये सारी बात नहीं बताई गई, मैं अपने से आप लोगों को बता रहा हूं, क्योंकि मैंने सारे कवियों की क्रोनोलॉजी देखी है, पढ़ी है। एडवर्ड डीला मेयर इनके पिताजी थे, जो प्रिंसिपल थे। इनके माताजी का नाम था सोफिया ब्राउनिंग। इनफैक्ट इनके पिताजी की वह दूसरी पत्नी थी और उन्हीं से इनका जन्म था, किनका? वाल्टर डीला मेयर साहब का। अब आगे समझो। Was born in the village of Charlton in Kent, यानी इंग्लैंड, इंग्लैंड के कैंट जिले के चार्ल्टन नामक गांव में इनका जन्म हुआ। He lost his father at the age of 4। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद रखिएगा। लिखा किसने? वाल्टर डीला मेयर ने। जन्म हुआ 1873 में, मृत्यु हुई 1956 में। और 4 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया, यानी यह जब 4 वर्ष के थे उसी समय इनके पिता की मृत्यु हो गई थी। याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछ देगा। वाल्टर डीला मेयर लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ डैश, तो क्या भरोगे? 4। याद रखना इसको। एंड हैड टू मूव विद हिज फैमिली टू लंदन, और उसके बाद पिता की मृत्यु के बाद यह अपने पूरे परिवार के साथ लंदन आ गए। लुक, ही इज नोन फॉर हिज सेंसिटिव कंसर्न विद द वर्ल्ड ऑफ चिल्ड्रेन एंड द वर्ल्ड ऑफ सुपरनेचुरल। सुपरनेचुरल समझ रहे हो? ईश्वरीय बात हो गई, ईश्वरीय दुनिया से तथा बच्चों के दुनिया से। सेंसिटिव कंसर्न, दिल को छू लेने वाली उनकी जो बातें हैं, उनकी जो भावनाएं हैं, उसके लिए इन्हें याद किया जाता है। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं आपको बता दे रहा हूं,
याद कर लेना, डीला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। बोलो क्या कहा है, दोहराओ मेरे साथ। डीला मेयर इज कॉल्ड डैश, आंसर बोलो, चिल्ड्रंस पोएट। चिल्ड्रन पर एपोस्ट्रोफियस होगा, पोएट। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। मैंने बताया था आप लोगों को, जॉन डॉन जिन्होंने स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो लिखा, उनको क्या कहते हैं, मेटाफिजिकल पोएट, याद है। उसके बाद दोहराते चलो, रिवीजन करते चलो। दूसरी कविता थी सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, वाल्ट व्हाइटमैन ने लिखा था। इनको क्या कहते हैं, पीपुल्स पोएट। W.H. ऑडेन को क्या कहते हैं, विगोरस पोएट। और जॉन किट्स को कहते हैं रोमांटिक पोएट। वाल्टर डीला मेयर को चिल्ड्रंस पोएट। इसमें से निश्चित एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे ही आएंगे, बी श्योर फॉर दैट। तो रिवीजन करते रहिए। अब आई आगे लिखा हुआ है, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन एंड पीकॉक पाई। खास करके उन्होंने 2 जो रचनाओं को लिखा था बच्चों के लिए, जिसमें से पहला है सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन और दूसरा है पीकॉक पाई। डिपिक्ट वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, ये दोनों रचनाएं उनकी सपनों के दुनिया का बखान करती हैं। इन्होंने ही लिखा था मार्था नामक एक कविता, जिसमें वह डेल में जाकर बच्चों को कहानियां सुनाया करती थी। अब बच्चों से सेंसिटिव लगाव इनका इसलिए था, ध्यान में रखिएगा, क्योंकि 4 वर्ष के उम्र में ही इन्होंने अपने पिता को खो दिया था। पिता का प्यार बचपन में इनको नहीं मिला था। तो सपनों की दुनिया का बखान करती हैं सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, पीकॉक पाई। बट इवन इन दीज सॉन्ग्स, लेकिन इन गीतों में भी ध्यान देना, देयर इज अ नोट ऑफ मेलानकोली, यानी एक गहरे उदासी का भाव छुपा हुआ रहता है, जिसे हम पढ़कर महसूस करते हैं। पिता का प्यार एक बहुत बड़ा चीज होता है। माता पिता दोनों का प्रेम मिलना चाहिए, जरूरी। लेकिन हमारे कवि को पिता का प्रेम नहीं मिला था। 4 वर्ष के थे तभी उन्होंने पिता को खो दिया था, इसलिए बच्चों से बड़ा लगाव था। लेकिन बच्चों के लिए जो उन्होंने रचनाएं लिखी, उनमें हमें एक टोन मिलता है मेलानकोलिया का, एक गहरी उदासी का भाव मिलता है। अब देखो, द पोएट मेक्स अस अवेयर ऑफ द इनह्यूमन कंडीशन ऑफ मॉडर्न लाइफ, यानी कवि हमें आधुनिक जीवन के अमानवीय स्थिति के प्रति अवेयर यानी सचेत करते हैं। वीडियो अभी देखो, मैंने अभी पढ़ो, आप फिर से किताब लेकर बैठना और तब पढ़ना, आनंद से भर जाओगे, सारी चीजें समझ जाएगी। ही शोज हिज जीनियस, वह अपने प्रतिभा को दर्शाते हैं। बाई इविंसिंग, लिखा हुआ है मैंने इविंसिंग फ्रेश इंटरेस्ट इन ओल्ड थीम्स, यानी पुराने चीजों में नई रुचि डालकर उसको प्रदर्शित करके वह अपनी प्रतिभा को दर्शाते हैं। क्वीन एलिजाबेथ, यह आपके लिए एक परफेक्ट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस। क्वीन एलिजाबेथ II ऑनर्ड हिम विद ऑर्डर ऑफ मेरिट इन 1953, यानी 1953 में इंग्लैंड की जो महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ II, इन्होंने इनको मेरिट ऑफ ऑर्डर नामक पुरस्कार से पुरस्कृत किया था। याद कर लो, इनको 1953 में कौन सा पुरस्कार मिला? मेरिट ऑफ ऑर्डर। किसने दिया? इंग्लैंड की महारानी क्वीन एलिजाबेथ II ने। अब ध्यान दो, एपिटेफ। हमारे कवि, एक बार की बात है, देखो टाइटल समझना जरूरी होता है। टाइटल टेल्स ए लॉट अबाउट इट्स कंटेंट। That's why we must understand the title, what it is and what does it want to convey through it. टाइटल क्या कहना चाहता है, वही टाइटल क्यों दिया गया है। टाइटल अपने कंटेंट के बारे में बहुत सारा चीज बताता है। That's why we must understand
must focus on title, why the title has been given of that very content and why that is the title. टाइटल क्या है? एपिटेफ, यानी कब्र पर लिखा हुआ मैंने, देखो यहां पर समाधि पर जहां दफनाया जाता है वहां एक समाधि क्रिश्चियन कम्युनिटी में दफनाने के बाद देखिएगा, फिल्मों में देखे होंगे, एक समाधि बनाकर और वहाँ खुदाई करके उस व्यक्ति का जन्म कब हुआ, उसका पूरा पता और उसकी मृत्यु कब हुई, कितना साल वह जिया, ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। जनरली यह एक पैशन है उन लोगों। तो यही टाइटल क्यों दिए? हमारे कवि एक बार एक कब्रिस्तान में चले जाते हैं, कब्रिस्तान में गए, बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, वे लोग अपने कब्रिस्तान को बड़ा साफ सुथरा रखते हैं जी, ध्यान रखिएगा। और हर साल जिस दिन वह व्यक्ति गुजरा है वहां जाकर फूल रखते हैं, कुछ समय बिताते हैं उस कब्र पर। तो ऐसे ही चले गए, अब आगे बढ़ रहे थे, अचानक एक कब्र के, अब जब जा रहे हैं तो नाम लिखा होगा कि कौन यहाँ मैंने किसको दफनाया गया है, वहाँ किसको दफनाया गया है, वो तो दिखता ही है एट ए ग्लांस। तो आगे बढ़ रहे थे, लेकिन अचानक एक कब्र के पास वह रुक जाते हैं, ठिठक जाते हैं। कारण क्या था कि उस कब्र के ऊपर खुदाई करके जो नाम लिखा गया था, जो पता लिखा गया था, उस नाम और उस पते से वाकिफ थे, वो उसे जानते थे। He was very much familiar with the name and address। अब वहां अचानक वहां रुक जाते, और रुकने के बाद वह उस पर्सन को याद करने लगते हैं जिनको उस कब्र में दफनाया गया है। तो चूंकि कवि ने इस कविता का जो क्रिएशन हो रहा है वह एक कब्र के सामने कवि खड़े हैं, उस पर लिखे गए नाम पते को याद करके कुछ बातें उनके मन में आ रही है, जिन बातों को वह कविता का फॉर्म दे रहे हैं, रूप दे रहे हैं। इसलिए टाइटल क्या दिया? एपिटेफ, यानी स्मरण लेख या समाधि के ऊपर पत्थर पर खुदा हुआ लेख। तो अब इतना तो समझ गए हो कि एक कब्र है, तो कब्र में किसी व्यक्ति को निश्चित रूप से दफनाया ही गया होगा, आगे जीवित किया गया होगा, बोलो तो दफनाया गया होगा कि जीवित किया गया होगा? दफनाया गया होगा ना। ऑलराइट, अब देखो कवि को याद आ रहा है उस व्यक्ति के बारे में, उनके दिमाग में अब सब चीज एक पिक्चर के रूप में घूमने लग रहा है। और देखो क्या कहते हैं, बड़ी छोटी कविता है लेकिन बड़ी सुंदर कविता है। कवि कहते हैं, लिसन, हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी इस कब्र में लाइज, लाई का अर्थ लेटना, लेकिन मैंने लिखवाया है दफन होना। देखो वहां बोर्ड पर लिखा हुआ है, लिख लेना उसको। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यानी इस कब्र में एक अत्यंत ही सुंदर महिला को दफनाया गया है। लाइट ऑफ ए स्टेप एंड हार्ट वाज सी, यानी जो आदतन सर्वत्र विचरने वाली, घूमने वाली महिला थी, लिमिट में नहीं रह सकती थी, चंचल थी, एक जगह बंद कर नहीं रह सकती थी, मॉड थी, मॉड विचारधारा की थी, लेकिन दयालु भी थी। कवि का उनसे बड़ा घनिष्ठ परिचय है, याद रखिएगा। कवि को कभी उनसे बड़ा प्रेम हुआ करता था, यह भी याद रखना। तो कवि कहते हैं कि इस कब्र में एक अत्यंत ही सुंदर महिला को दफनाया गया है, जो आदतन सर्वत्र घूमने वाली थी। लाइट मन हल्का, आप इसको इस सेंस में लीजिए कि मॉड महिला थी, स्वतंत्र विचारों वाली महिला थी। अब देखो कवि फिर नेक्स्ट लाइन में कहते हैं, आई थिंक
मेरा ख्याल है, मैं सोचता हूं, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी। यहां ध्यान दो, ऊपर में ए मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी है और नीचे में आके द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी हो गया। मैंने जब डिटर्मिनर आर्टिकल आप लोगों को पढ़ाया था तो वहां बताया था कि मोस्ट का प्रयोग जब भेरी के अर्थ में या अत्यंत के अर्थ में होगा तो ये लेगा, और जब सुपरलेटिव डिग्री के अर्थ में होगा तो उसके पहले द का प्रयोग किया जाता है। तो यहां कह रहे हैं आई थिंक, मेरा ख्याल है, शी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी दैट एवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री। मेरा ख्याल है कि शायद वह मोस्ट ब्यूटीफुल यानी सबसे सुंदर महिला है दैट वॉज एवर इन द वेस्ट कंट्री, जिनका कभी पश्चिमी देशों में जन्म हुआ था। यानी इनडायरेक्ट वे में हमें समझाना चाहते हैं, मैंने उनका अपना यह एक इमेजिनेशन है, नजरें अलग होती हैं, देखने का अपना अपना नजरिया होता है। उनके हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिज ओपिनियन, उनके विचार से वह महिला अब तक पश्चिमी देशों में जन्म लेने वाली महिलाओं में सबसे सुंदर महिला थी, जिन्हें क्या किया गया है, उस कब्र में दफनाया गया है जहां हमारे कवि महाराज फिलहाल हैं। तो एक चीज तो हम समझ गए कि महिला जिन्हें दफनाया गया है उस कब्र में, वह बड़ी सुंदर थी, और कवि के हिसाब से तो वह शायद पश्चिमी देशों में जन्म लेने वाली सबसे सुंदर महिला थी। तो फोकस यानी जोड़ किस पर पड़ रहा है? सुंदरता पर पड़ रहा है ना। अब सुंदरता को लेकर कवि क्या कहते हैं? कवि ने कहा, ध्यान देना अब यहां पर, बट ब्यूटी वैनिसेस, ब्यूटी पासेस। वैनिसेस अर्थ लिखा हुआ, गायब या समाप्त हो जाना। सुंदरता को लेकर कवि कह रहे हैं, लेकिन ब्यूटी यानी सुंदरता, सौंदर्य, वैनिसेस, एक ना एक दिन समाप्त हो जाता है। ब्यूटी पासेस, सुंदरता चाहे जैसी भी हो वह गुजर जाती है समय के साथ। हाउएवर रेयर इट बी, सुंदरता या सौंदर्य चाहे जितना भी दुर्लभ हो, जितना भी अनुपम हो, कवि लिखते हैं हाउएवर रेयर इट बी, यानी सुंदरता चाहे जितनी भी दुर्लभ हो, अनुपम हो, उसे एक न एक दिन वैनिसेस, ब्यूटी पासेस, एक न एक दिन उसे समाप्त हो जाना है, खत्म हो जाना है। फिर कभी कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, ध्यान दो, इसका बहुत बड़ा सेंस है, समझो इस चीज। क्रम्बल कर गिरना, लेकिन कविता में क्या अर्थ होगा? मरना। कभी कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, और जब मैं भी मर जाऊंगा तो हु विल रिमेंबर दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, तो पश्चिमी देश के इस सुंदर महिला को कौन याद करेगा? कमाल का लाइन है, इसको मैं समझा रहा हूं। लेट मी एक्सप्लेन इट, आई विल हैव टू एक्सप्लेन इट इन डिटेल। कवि ने कहा कि जब मैं भी मर जाऊं, मान लो आज मैं इनको जानता था, अभी जीवित हूं, तो इनके कब्र को देखा, मैंने इनको याद कर लिया, बड़ा बहुत सुंदर महिला थी। लेकिन जब मैं भी मर जाऊंगा तब आखिर कौन याद करेगा इस पश्चिमी देश के सुंदर महिला को? यानी इनको जानने वाले जब एक एक करके गुजर जाएंगे तो कौन याद करेगा कि बड़ी सुंदर थी? तो कहना क्या चाहते हैं? कविता यहीं पर समाप्त हो जाता है, लेकिन कहना क्या चाहते हैं? अब इसका समरी कैसे लिखोगे एग्जाम, उसको भी समझ लो। कहना क्या चाहते हैं? means here in this poem, through this poem the poet wants to express transitoriness of modern life. ट्रांजिटरी एक वर्ड होता है, ट्रांजिटरीनेस यानी क्षण भंगुरता। यानी कवि इस कविता के जरिए क्षण भंगुरता का वर्णन करना चाहते हैं, खास करके आधुनिक जीवन के। और he wants to tell us, वह हमें बताना चाहते हैं
कि वी मस्ट नॉट बी प्राउड ऑफ आवर आउटर अपीयरेंस, वॉट एवर मे बी द कलर ऑफ आवर स्किन, आवर फिजिकल अपीयरेंस, it does not matter to the world. What is matter to the world? It is our inner beauty. It is the deed that we do. यह मैटर, यानी कवि यह समझाना चाहते हैं कि हम चाहे बाहर से दिखने में जितना भी सुंदर दिखें, ब्यूटीफुल या हैंडसम, पुरुष हो या महिला हो, जितना भी सुंदर है बाहर से दिखने में, फिजिकल अपीयरेंस बड़ा शानदार है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि ब्यूटी इज नॉट इटर्नल, क्योंकि सुंदरता अमर नहीं होती है। इटर्नल क्या होता है? इटर्नल हमारा कर्म होता है, इनर ब्यूटी, हम अंदर से कितने सुंदर हैं, इट इज मैटर। तो परहैप्स हियर द पोएट इज रिग्रेटिंग ऑफ द फैथलेसनेस ऑफ द लेडी ही लव्ड हार्ट एंड सोल। कवि यहां पर पछता भी रहे हैं, एक अफसोस भी है, उनसे अच्छा जान पहचान था इनका, उनसे यह बड़ी प्रेम भी करते थे, लेकिन आज वह महिला जिनको अपने सुंदरता पर बड़ा नाज था, कहाँ है? कब्रों में है। और कुछ दिन के बाद जो लोग उनको जानते थे वह थोड़ा देर के लिए याद कर लेंगे, जब ये लोग एक एक करके गुजर जाएंगे तो कौन याद करेगा? तो ध्यान में रखना। That is why it is called handsome is that handsome does। काम प्यारा होता है, चाम प्यारा नहीं होता है। तो फिजिकल अपीयरेंस हमारा कैसा है, हमें इस पर कभी जाना ही नहीं चाहिए। दुनिया में जितने भी महापुरुषों को हम याद करते हैं, उनमें बहुत सारे महापुरुष ऐसे हैं जो फिजिकली बहुत सुंदर, आउटर अपीयरेंस उनका नहीं था। याद करो कालिदास, जिन्होंने मेघदूत और शकुंतलम जैसे महागाथा लिखा, इतने काले थे कि नाम कालिदास पड़ गया। सरोजिनी नायडू, जिनकी कविता मैंने 11th में पढ़ाई थी, याद करो, विलेज सॉन्ग, राम रे राम आई शैल डाई, क्या कविता था। एपीजे अब्दुल कलाम, जो जिन्हें मिसाइल मैन कहते हैं, फिजिकल अपीयरेंस नहीं है बहुत बड़ी। महात्मा गांधी, अमेरिका के मार्टिन लूथर किंग जूनियर, जिनके संघर्ष के बदौलत बराक ओबामा वहां पर पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने थे। नेल्सन मंडेला, जिनको साउथ अफ्रीका का महात्मा गांधी कहा जाता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जिनका आउटर अपीयरेंस अच्छा है वे महापुरुषों में नहीं आते हैं या नहीं आएंगे, उन्होंने अच्छा काम नहीं किया, हुए भी हैं। स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने पूरे भारत को रिप्रेजेंट किया, दिखने में भी बड़ी सुंदर थे, आकर्षक बड़ी था, लेकिन कर्म भी उनका बड़ा आकर्षक था। अभी आजकल देखो, इस पीरियड में अभी एक सोनू सूद महाराज हैं, पूरा छाए हुए हैं, अक्षय कुमार जी हैं, ये कुछ लोग हैं, दिखते भी फिट हैं, सुंदर भी दिखते हैं और सुंदर काम भी कर रहे हैं। तो कुल मिलाकर इन नटसेल हमारा फिजिकल अपीयरेंस हमारे लिए कोई मैटर नहीं है, हम काम कैसा करते हैं, हमें हमारे कर्म से पहचान मिलती है। ध्यान में रखिएगा, हमें हमारे चमड़ों के रंग रूप से या फिजिकल स्ट्रक्चर से हमें पहचान नहीं मिलती है। गॉट इट? तो इसको इन नटसेल 1 मिनट में ऐसे लिख सकते हो। द पोएम एन एपिटेफ इज कंपोज्ड बाय वाल्टर डिलामेयर। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल एंड शॉर्ट पोएम इन व्हिच द पोएट इज एक्सप्रेसिंग ट्रांजिटरीनेस ऑफ मॉडर्न लाइफ। इकर लिखवा दिया जाएगा आप लोग। ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को फोकस करिएगा, ध्यान रखिएगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मैं फिर से दोहरा दे रहा हूं जी। जन्म हुआ इनका 1873 में, मृत्यु हुई 1956 में। इनको चिल्ड्रंस पोएट कहा जाता है। अच्छा जी, बच्चों के साथ बड़ा गहरा लगाव था इनका। और एक और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो मोस्ट प्रोबेबल है आपके एग्जाम के लिए, याद रखिएगा, 1953 में
इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट नामक पुरस्कार से पुरस्कृत करा गया था। किसने करा था? इंग्लैंड की महारानी थी क्वीन एलिजाबेथ सेकंड ने। ठीक है। कवि इस कविता में किसे याद कर रहे हैं? एक महिला को जिन्हें कब्र में दफनाया गया है, जो बड़ी सुंदर थी। और कवि के हिसाब से देखो, ये क्वेश्चन, कविता के इनसाइड क्वेश्चंस बहुत आते हैं, बीच में से लाइन उठाकर दे देगा और कहेगा कि इसको किसने लिखा है बताइए। तो यह 2 लाइन मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, याद रखना। बार बार ही पूछ देता है। बट ब्यूटी वेनिसेस, ब्यूटी पासेस, हाउएवर रेयर रेयर इट बी, हु रोट दिस लाइन्स। जैसे ही ब्यूटी पासेज, ब्यूटी वेनिसेज आए, याद रखिएगा, वाल्टर डिलेमर। गॉट इट? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद हो गया। चलो मैं इसका कुछ क्वेश्चन 1 मिनट और लो, ऑब्जेक्टिव करा भी दे रहा हूं। हालांकि ये तो और किताब से इनसाइड भी कराना होगा। वाल्टर डिलामेयर कवि कौन है? यहां मैं लिख दे रहा हूं। जन्म हुआ इनका, याद कर लीजिएगा, 1873 में, और मृत्यु हुई 1956 में। इनको ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार मिला। कब? 1953 ईस्वी में। किसने दिया? क्वीन एलिजाबेथ सेकंड। याद रहेगा, इनको ध्यान में रखिएगा। कौन कवि कहा जाता है? चिल्ड्रंस पोएट। कौन पोएट? चिल्ड्रंस पोएट। यही है। अब पीछे बदलोगे पेज। चलो मैं इसमें एक होमवर्क आप लोगों को दे रहा हूं। ट्रू फॉल्स अपने से बना लेना। पेज नंबर 148 पर है। पेज नंबर 49 पर फिल इन द ब्लैंक्स है, बनाने का प्रयास करना। नेक्स्ट क्लास में बनवा दूंगा। और पेज नंबर 150 ध्यान रखिए। पेज नंबर रेनबो पार्ट 2 का 150 पर जाइए, पलटिए। मैंने डिटरमिनर और आर्टिकल पढ़ाया आप लोगों को। ये भी बताया था कि आर्टिकल स्वतंत्र चैप्टर नहीं, आर्टिकल इज ए पार्ट ऑफ डिटरमिनर, लेकिन आर्टिकल पूरा पढ़ाया। बड़ा लंबा क्लास चला था ऑफलाइन। तो आर्टिकल से क्वेश्चन है पेज नंबर 150 में। सारे के सारे बैठकर बनाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन बैठकर बनाओ और कमेंट में आंसर लिखना। किसका आंसर क्या होगा? मैं नेक्स्ट क्लास जब लिटरेचर का लूंगा तो इसका क्वेश्चन आंसर करा दूंगा। अब बोलो, आनंद आया? समझ में आई कविता अच्छे से? यदि आनंद आया हो तो कमेंट करके बताना। मैं समझता हूं, आई होप यू वुड हैव एंजॉयड द पोएम। वेट फॉर द नेक्स्ट सेशन। मंडे को फिर मिलते हैं ग्रामर के लिए। मंडे वेंसडे ग्रामर का क्लास, फ्राइडे लिटरेचर का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे एवरीबॉडी।